क्लास 8 की जो ज्योग्राफी की बुक है हमारी दुनिया का, उसका मैं क्वेश्चन आंसर करके बताने वाला हूँ। तो उसका इकाई 1 का क का है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। अभ्यास का प्रश्न है बहुवैकल्पिक पहला सही विकल्प को चुनें। तो पहला क्वेश्चन है पृथ्वी को कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, कितने प्रतिशत पर? तो क है 71, ख है 29, ग है 41 और घ है 46। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 29। उसके बाद है विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? क पहाड़ों पर, ख पठारों पर, ग मैदानों में और घ मरुस्थल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग मैदान में। तीसरा भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? उत्तर क है भूगर्भ विज्ञान विभाग, ख भू राजस्व विभाग, ग गृह विभाग और घ चिकित्सा विभाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख भू राजस्व विभाग। चौथा भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? क 9, ख 7, घ 5 और घ 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ 5। उसके बाद है पाँचवा मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? क 2, ख 3, घ 4 और घ 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ 4। समुच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? पहला क जल प्रदूषण को रोकने का, ख मृदा अपरदन को रोकने का, घ जल संकट को दूर करने का और घ मृदा को उर्वरता को घटाने का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख मृदा अपरदन को रोकने का। सातवां रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? तो जल जो है किस किस के संयोजन से बनता है? क हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से, ख ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ग हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का और घ ऑक्सीजन एवं कार्बन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। आठवां इनमें से कौन महासागर नहीं है? क अंटार्कटिक, ख आर्कटिक, ग हिंद और घ प्रशांत। इसका उत्तर हो जाएगा क अंटार्कटिक। दूसरा खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करो। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को डैश कहा जाता है। तो मृदा में सड़े गले अवशेषों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस। तो ह्यूमस कहा जाता है। दूसरा दक्कन क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है। दक्कन क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा। तीसरा लेटेराइट मृदा का निर्माण डैश प्रक्रिया से हुआ। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया से हुआ है। चौथा भूमि एक डैश संसाधन है। भूमि किस टाइप का संसाधन है? तो एक प्राकृतिक संसाधन है। आगे महासागरों में जल का 10% भाग पाया गया। तो महासागरों में जल का कितना प्रतिशत भाग पाया गया? तो 97.3%। उसके बाद है तीसरा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्द में। पहला भूमि से आप क्या समझते हैं? उत्तर भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर ही कृषि कार्य होता है तथा इसी पर पेड़ पौधे होते हैं। मकान, गांव, घर, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल मार्ग, रेलवे मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों में मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि बने होते हैं। दूसरा मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। मृदा निर्माण में कौन कौन से सहायक होते हैं? उत्तर किसी स्थान के मृदा निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। उत्तर भूमि का उपयोग 2 प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। पहला प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? तो स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरा मानवीय कारक तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता, ये सब मानवीय कारक है। चौथा ऋतु क्षरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर जब चट्टानें समय के साथ टूट फूट कर अपने ही स्थान पर टुकड़ों के रूप में बिखरने लगती है तो उस प्रक्रिया को अपक्षय या ऋतु क्षरण कहा जाता है। चौथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्द में। आपके जो अधिकतम शब्दों की संख्या रहनी चाहिए 200 रहना चाहिए, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। पहला भूमि उपयोग क्या है? भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तारपूर्वक वर्णन दीजिए। उत्तर भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं ना, क्योंकि भूमि का उपयोग जो है हमेशा ही समय के अनुसार बदलता रहता है। भूमि उपयोग वर्ग के वर्ग निश्चित है। ये वर्ग है पहला वन क्षेत्र की भूमि,
दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो दूसरा में है कृषि कार्य के लिए उपलब्ध भूमि में है पहला क है बंजर या व्यर्थ भूमि और ख है सड़क मकान उद्योगों में लगी भूमि। दूसरा प्रति भूमि। तो प्रति भूमि कौन सी है, उसमें क्या क्या है। तो क में है चालू प्रति भूमि, जिस भूमि पर एक या वर्ष या उससे कम समय में कृषि नहीं की गई हो। और दूसरा है अन्य प्रति भूमि, जिस भूमि पर एक वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय में कृषि नहीं की गई हो। और चौथा है अन्य कृषि योग्य भूमि। पहला है क अस्थायी चारागाह की भूमि, ख कृषि योग्य बंजर भूमि और फिर उसके बाद है पांचवा शुद्ध बोई गई भूमि। तो ये सारे जो है वो भूमि के आपके प्रकार। आगे दूसरा मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। किसी स्थान के मृदा निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वही चट्टान टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। सामान्यतः यह 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। तीसरा मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। उत्तर मृदा अपरदन के मुख्य कारक हैं जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रोग, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं। वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। पवन या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने पड़ेंगे। तो मृदा अपरदन के लिए अब ये तो है कि मृदा अपरदन का कारक है कि इन सब कारणों से मृदा अपरदन होता है। अब इसको हम बचा कैसे सकते हैं। तो मृदा संरक्षण के लिए हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्चयरूपी खेती करना। दूसरा पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना। तीसरा बंजर भूमि पर घास लगाना। और चौथा फसल चक्रण तकनीक को अपनाना। आगे है चौथा जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर जल के प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक हो जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत है। तो जल प्रदूषण के निम्न स्रोत है। पहला है घरेलू कूड़ा करकट, दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, तीसरा नगरीय क्षेत्रों का गंदा जल और चौथा परिवहन एवं यातायात दुर्घटना। ये सारी चीज़ें जो जल को प्रदूषित करती है। अब क्या है इसके बचने के उपाय। तो जल प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहला नदियों तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और दूसरा अजैव खादों के उपयोग पर रोक लगाना चाहिए। आगे है पांचवा जल संकट क्या है। जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख करते हुए इसके दूर करने का उपाय का विवरण दीजिए। उत्तर एक क्षेत्र के अंतर्गत जल की उपयोगी मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को जल संकट कहते हैं। कोई भी एक क्षेत्र होता है तो उसमें जितने जल की आवश्यकता होती है अगर उतनी नहीं पा रही है तो इसी सिचुएशन को स्थिति को हम जल संकट कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना, जल का अति दोहन, जल का अनुचित उपयोग, जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषित होना, शहरों में पनपती अपार्टमेंट संस्कृति इत्यादि जल प्रदूषण के बड़े कारण हैं। जल संकट को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला वर्षा जल संग्रह की तकनीक, दूसरा जल का समुचित उपयोग करना, तीसरा जल को प्रदूषित होने से बचाना और चौथा जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना। पांचवा सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना। आगे है छठा भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। अब तो हो गई कि ये सारी मृदाओं के प्रकार। अब इससे हमें क्या लाभ है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त है। काली मृदा एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त यह मृदा उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में
पाया जाता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, जो राजस्थान, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है।